नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर 2 और 3 स्पेक्ट्रम के क्वेश्चंस का पार्ट 1 ये है। ये देखते हैं, यहाँ पे हम लोग 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसके थ्रू हम अपने जो कुछ भी हमने अब तक पढ़ा है स्पेक्ट्रम में उसको हम लोग रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन नंबर 1 को आप पढ़ लीजिए और इसके सवाल को ढूंढने की कोशिश करिए। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। इसके साथ साथ आप ये वाला सवाल पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी पढ़ो। आई होप आपने पढ़ के इसके आंसर को ढूंढ लिया होगा। नहीं ढूंढा है तो पॉज करके ढूंढ लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं पहले के आंसर पे। कौन सा पोर्तुगीज गवर्नर था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी को प्रमोट किया। अभी आप बोलोगे कि ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है। इसका आंसर है आपका फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ब्लू वाटर पॉलिसी इज एट्रीब्यूटेड टू फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये पहले वाइसरॉय थे पुर्तगीज पोजेशंस इन इंडिया के। इनकी जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी वो बहुत स्ट्रांग मानी गई शुरुआत में, लेकिन ये उतनी स्ट्रांग थी नहीं। इनकी ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत ये बोला गया कि देखिए, जमीन पे जंग लड़ने की बजाय, जमीन पे फोर्ट्रेसेस बनवाने की बजाय, जमीन पे अपने किले बनवाने की बजाय आप एक काम करो, समुंदर में अपने आप को स्ट्रांग रखो। समुंदर में जो अपनी नेवल पावर है वो बढ़ा के रखो। और देखिए, पोर्तुगीज की नेवल पावर तो वन ऑफ द बेस्ट थी उस टाइम वर्ल्ड में। मुगल जो शासक थे वो भी लोहा मानते थे पुर्तगीज की इस नेवल पावर का। तो इसीलिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए माना जाता है। 1505 एडी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पहला पोर्तुगीज गवर्नर अपॉइंट किया गया था इंडिया में। वो इंडियन ओशन को कंट्रोल करने के लिए जाने जाते हैं अपने ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत। अल्मेडा के बाद कौन गवर्नर बने पोर्तुगीज पोजेशंस के? अल्फांसो डी अल्बुकर्के। ये बने 1509 एडी में गवर्नर। अल्फांसो डी अल्बुकर्के ने गोवा को छीना बैटल ऑफ गोवा के थ्रू। किससे? सुल्तान ऑफ बीजापुर से 1510 एडी में। और आप कह सकते हो द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पॉलिटिकल पावर इन इंडिया वॉज अल्फांसो डी अल्बुकर्के। शुरुआत भले ही फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की थी, लेकिन फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कहीं ना कहीं ब्लू वाटर पॉलिसी में ही बिजी रह गए। जमीनी तौर पे वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। जमीनी तौर पे सबसे पहले कौन एक्शन लेगा? आपके अल्फांसो डी अल्बुकर्के, ठीक है। फिर आप देखोगे गोवा को कैप्चर किया अल्फांसो डी अल्बुकर्के ने। गोवा को पोर्तुगीज की कैपिटल बना दिया गया। पोर्तुगीज सेटलमेंट का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन गोवा के थ्रू चलने लगा। आप देखोगे पोर्तुगीज ने धीरे धीरे इंडिया के कोस्टल इलाकों में कब्जा करना शुरू किया, और जो उनके पास नेवल पावर थी उसकी सुपीरियरिटी को उन्होंने इस्तेमाल करके और जगहों को कब्जाना शुरू किया। ओके, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आपने पढ़ ही लिया होगा। विद रिस्पेक्ट टू अल्फांसो डी अल्बुकर्के वन ऑफ द पुर्तगीज गवर्नर्स इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? सबसे पहला, ही सक्सीडेड फ्रांसिस्को डी अल्मेडा द फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर इन इंडिया। ये बात सही है। दूसरा, हु एक्वायर्ड कैलिकट फ्रॉम द जमोरिन ऑफ कैलिकट। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ हिज रूल वॉज द एबोलिशन ऑफ सती। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। पोर्तुगीज ने जहां जहां पे भी इनका राज था, ये जो दकियानुसी प्रथा थी सती की, इसको बंद कर दिया। उसके बाद द पोर्तुगीज अंडर अल्बुकर्के बोस्टेड देयर स्ट्रैंगल होल्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग अ परमिट सिस्टम फॉर अदर शिप्स एंड एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द मेजर शिप बिल्डिंग रीजन्स इन द रीजन। ये बात बिल्कुल सही थी। जो पोर्तुगीज थे ना, वो क्या करते थे कि शिप्स से पैसा वसूलते थे। मतलब कि अभी जैसे मान लीजिए ये इंडियन ओशन है, ये केरला का पोर्ट है, यहाँ पे कहीं पे दिस केरला पोर्ट। यहाँ केरला के पोर्ट पे बहुत सारे शिप्स आ रहे होंगे, तो यहाँ पे पोर्तुगीज की वेसल्स खड़ी रहती थी अपने ये शिप्स पे गने लगा के। जो वेसल्स आते थे उनसे ये लोग टैक्स मांगते थे। अगर टैक्स दोगे तो ठीक है, नहीं तो तुमको डुबो देंगे। तो इस तरीके की दादागिरी फैला रखी थी पोर्तुगीज ने। सॉल्यूशन देख लेते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्के ने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को सक्सीड किया एज द पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया, एंड दिस अल्फांसो डी अल्बुकर्के वाज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन द ईस्ट। ओके, तो मरने से पहले इन्होंने पोर्तुगीज पावर को इंडिया में प्रॉपर तरीके से स्टैब्लिश कर दिया था। इंडियन ओशन में ना केवल इंडियन बेसिस को इन्होंने कब्जाया, और भी बेसिस को इन्होंने कब्जाया। जैसे कि फॉर एग्जांपल ईस्ट अफ्रीका में बहुत सी जगहों पे पोर्ट्स थे जिन पे इन पोर्तुगीज का कब्जा था। रेड सीज में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, मालाबार में, और मलक्का स्ट्रेट, जो अभी का मलेशिया सिंगापुर के आसपास का जो इलाका है ना, वहां पे भी पोर्तुगीज का बहुत जगहों पे कब्जा था। फिर परमिट सिस्टम वाली बात तो मैंने आपको बता ही दी।
कि शिप्स को रोक रोक के ये लोग टैक्स मांगा करते थे। जो बड़ी बड़ी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज थी उस इंडस्ट्री को भी इन्होंने मोनोपोलाइज किया, क्योंकि देखिए शिप बनाने की ताकत और शिप ऑपरेट करने की ताकत पोर्तुगीज हमेशा से थे, बड़ी नेवल पावर थे ये। बाद में आप देखोगे कि नेवी की फील्ड में इंग्लैंड इनको पीछे करेगा, बट शुरुआत में तो इनके टक्कर का कोई भी नहीं था। फिर भाई गल्फ और रेड सी का जो इलाका है वहां पे इन्होंने काफी जगहों को कब्जा रखा था, लेकिन शिप बिल्डिंग रीजन वहां पे डेवलप नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे टिम्बर की कमी थी। ओके, तो फिर आप देखोगे जब ये पोर्तुगीज इंडिया में आएंगे, इंडिया में बहुत सारी वजहों से ये अपना विस्तार करेंगे। पहली बात तो ट्रेड की वजह से अपना विस्तार करेंगे, रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अपना विस्तार करेंगे, पॉलिटिकल पावर के लिए अपना विस्तार करेंगे, क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए अपना विस्तार करेंगे, और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए टिम्बर इकट्ठा करने के लिए भी अपना विस्तार करेंगे। ओके, तो जो सुल्तान ऑफ बीजापुर को हरा के जब इन्होंने गोवा कब्जाया, तो सुल्तान ऑफ बीजापुर का जो प्रिंसिपल पोर्ट था वो आ गया किसके पास? पोर्तुगीज के पास। और फिर बोला जाता है कि द प्रिंसिपल पोर्ट ऑफ द सुल्तान ऑफ बीजापुर बिकेम द फर्स्ट बिट ऑफ इंडियन टेरिटरी टू बी अंडर द यूरोपियंस सिंस द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम से लेके अब तक ऐसा कोई भी इंडियन टेरिटरी नहीं थी जो किसी यूरोपियन के अंडर गई हो। ये पहली बार ऐसा हुआ कि यूरोपियन का किसी एक जगह पे, इंडिया की किसी एक जगह पे सीधा सीधा पॉलिटिकल कंट्रोल आया हो। और सबसे पहले कौन थे पॉलिटिकल कंट्रोल वाले? यूरोपियंस। एक बहुत खास बात थी इनके राज की, इन्होंने सती को अबॉलिश कर दिया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, इसको पॉज करके पढ़िए, बहुत ही आसान सा सवाल है। 1613 एडी में क्या ऐसा हुआ कि जहांगीर इतना इंप्रेस हो गया कि इसने इंग्लिश को परमिशन दे दी सूरत में फैक्ट्री सेटअप करने के लिए? कौन सी फैक्ट्री? ऑब्वियसली ट्रेडिंग फैक्ट्री। उस समय पे मुगल एम्पायर बहुत ताकतवर था, तो जिस जगहों पे मुगलों का कंट्रोल था उस जगहों पे तो भूल ही जाओ कोई पॉलिटिकल ताकत करना, नहीं तो मुगल दौड़ा दौड़ा के मारते हैं इनको। चारों ऑप्शंस आपने पढ़ लिए होंगे। इसका आंसर है द डिफीट ऑफ पोर्तुगीज नेवल स्क्वाड्रंस बाय द इंग्लिश। देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए 1613 एडी में इंप्रेस होके जो जहांगीर था उसने एक फरमान इशू किया और अंग्रेजों को परमिशन दे दी कि वो एक फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं सूरत में। हुआ क्या था कि 1612 में दोस्तों ये जो नई कंपनी बनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1600 में बनी थी ना, आपको पहले मैंने बताया, तो 1612 में 4 शिप्स भेजे गए इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। किसकी लीडरशिप के अंदर? कैप्टन थॉमस बेस्ट के अंदर। ये मर्सेंटाइल शिप थे, मतलब ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल थे, लेकिन इनमें प्रॉपर इक्विपमेंट सब कुछ था। जब ये यहाँ पे आए तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि समुंदर पे पोर्तुगीज का कंट्रोल था और पोर्तुगीज कभी भी नहीं चाहते थे कि अंग्रेज इंडिया में घुसे, कोई दूसरी यूरोपियन पावर इंडिया में घुसे। तो यहाँ पोर्तुगीज और अंग्रेजों के बीच में एक लड़ाई हुई। पोर्तुगीज को इंडिया में आए ऑलरेडी 100 साल से ज्यादा हो चुका था, इंग्लिश वाले अभी अभी एंट्री मार रहे थे। यहाँ इंग्लैंड और पोर्तुगीज के बीच में एक लड़ाई करी, और ये जो कैप्टन थॉमस बेस्ट के अंदर जो 4 शिप्स थे ना, उन्होंने पोर्तुगीज की नेवी को हरा दिया। तो जो पोर्तुगीज के शिप्स ब्लॉक कर रहे थे ना अंग्रेजों को, उसको हरा दिया। इस बात से जहांगीर बड़ा इंप्रेस हुआ, क्योंकि जहांगीर तो भाई पोर्तुगीज नेवी का लोहा मानता था। जहांगीर मुगल एम्परर छोड़िए, जितने भी इंडिया के रूलर्स थे ना, लोकल रूलर्स जो कि भी इस पोर्तुगीज पावर के साथ डील करते थे, वो सब पोर्तुगीज की नेवी का लोहा मानते थे। क्योंकि जो इंडियन एम्पायर से उनकी नेवी इतनी अच्छी नहीं थी और वो इतने ज्यादा दूरदर्शी नहीं थे कि वो इस बात को समझ पाए कि उनको भी एक अच्छी नेवी बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जब जहांगीर ने देखा कि अंग्रेजों ने पोर्तुगीज को हरा दिया, तो सूरत की जो जगह थी वहां पे अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की परमिशन दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए पॉज करके। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, ऑप्शंस आपने देख लिए होंगे, इसके आंसर्स देखते हैं। पहली चीज, द डिस्कवरी ऑफ ब्राजील डाइवर्टेड कोलोनाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ पोर्तुगल टू द वेस्ट। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए जो पोर्तुगीज थे पहले उनका जो ध्यान था वो ईस्ट की तरफ आकर्षित था, जब उनके जो रिसर्चर्स थे वो वेस्ट की तरफ गए और वेस्ट में उनको साउथ अमेरिका मिल गया, ब्राजील मिल गया, तो काफी सारे रिसोर्सेज उनके वेस्ट की तरफ डाइवर्ट हो गए। तो जब उनके रिसोर्सेज वेस्ट की तरफ डाइवर्ट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है ईस्टर्न जो इस्टेब्लिशमेंट थे, ईस्टर्न जो कॉलोनीज थी पोर्तुगाल की, उस पर ध्यान नहीं जाएगा, तो उसके ऊपर से ध्यान चला जाएगा। उसके आगे, their arrogance and violence brought them the animosity of the rulers of small states and the imperial Mughals as well। बिल्कुल पोर्तुगीज की एक्टिविटीज की वजह से मुगल्स तो परेशान थे ही, जो छोटे छोटे रूलर्स थे इंडिया के वो भी बहुत ज्यादा परेशान थे। और फिर दो किंगडम्स का यहाँ पे
मिलन हुआ एक स्पेन का, एक पुर्तगाल का। अभी स्पेन बहुत सारे वॉर्स में इंग्लैंड के साथ इन्वॉल्व था, हॉलैंड के साथ इन्वॉल्व था, तो ना चाहते हुए पुर्तगाल भी इन वॉर्स में स्पेन की तरफ से मिल गया, इंग्लैंड हॉलैंड से लड़ने लगा, जिसके चलते पोर्तुगीज और इंग्लिश की राइवलरी बढ़ी और जो पुर्तगाल की मोनोपोली थी ट्रेड की इंडिया में, वो टूट गई। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि तीनों वजह हैं पोर्तुगीज डिक्लाइन की। तो हम देखते हैं 18वीं सेंचुरी आते आते पोर्तुगीज का इंडिया में कॉमर्शियल इन्फ्लुएंस कम होने लगा। पोर्तुगीज ने जो कुछ भी लोकल एडवांटेजेस को गेन किया था उसको वो खोने लगे, क्योंकि इजिप्ट में, पर्शिया में, नॉर्थ इंडिया में बड़ी पावरफुल डायनेस्टीज उठ रही थी जो कि पोर्तुगीज डोमिनेशन को चैलेंज कर रही थी। इंडिया में डायरेक्ट चैलेंज मिल रहा था पोर्तुगीज डोमिनेशन को, कहां से? मराठास के थ्रू। फिर जो पोर्तुगीज की ट्रेड प्रैक्टिसेस थी बहुत ज्यादा डिसऑनेस्ट थी, तो डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट ऑब्वियस सी बात है हमेशा एक रिएक्शन आता है। पोर्तुगीज को सी पायरेट्स की तरह देखा जाता था, ये समुद्र से आए हुए लुटेरे हैं, कुछ इस तरीके से इन पोर्तुगीज को एड्रेस किया जाता था। बहुत एरोगेंस था, बहुत वायलेंस था, बहुत ज्यादा क्रूअल थे। तो जो यहाँ के राजे रजवाड़े मुगल्स वो भी इनसे नाराज हो गए। ब्राजील वाला रीजन भी मैंने आपसे बता दिया। और स्पेन और पुर्तगाल के मिलने की वजह से स्पेन की लड़ाई जो थी इंग्लैंड हॉलैंड की, उसमें पुर्तगाल भी इन्वॉल्व हो गया और पुर्तगाल भी इंग्लैंड हॉलैंड से लड़ने लगा, जिसके चलते इंग्लैंड और पुर्तगाल की राइवलरी बढ़ी और वो राइवलरी आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। फिर आगे बात करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसके आंसर्स को देखिए पॉज करके, फिर हम इसके ऑप्शंस को, इसके आंसर्स को एनालाइज करते हैं। पहला, इंडिया हैड नेवर विटनेस्ड अ नेवल पावर बिफोर द अराइवल ऑफ पोर्तुगीज इन द इंडियन ओशन। इसको सोचिए, हालांकि मैं बता दूं कि ये गलत है। दूसरा, द सिस्टम ऑफ ड्रिलिंग ग्रुप्स ऑफ इन्फेंट्री इज अ मिलिट्री कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्तुगीज विच वॉज लेटर अडॉप्टेड बाय अ फ्यू इंडियन रूलर्स। तीसरा, मल्टी डेक शिप्स वर स्पेशलिटी ऑफ द पोर्तुगीज। देखिए, इंडिया से में पुर्तगीज से पहले भी एक नेवल पावर थी और वो नेवल पावर थी चोलास की। मैंने चोला पे अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई है दोस्तों, सिर्फ मेंबर के लिए। वो वीडियो अगर आपने देखी हो ना, तो उसमें चोला अंपायर की लीनेज पता चलेगी, चोला अंपायर की इंपॉर्टेंट कैपिटल्स पता चलेंगी। एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से चोला अंपायर के लिए जो जो इंपॉर्टेंट है आपको सब पता चल जाएगा उस वीडियो में। तो एक बार जो चोला अंपायर के लिए मैंने वीडियो बनाई है उसको आप जरूर देखो जाके, ठीक है। अब बात करते हैं पोर्तुगीज की। तो पोर्तुगीज पहली नेवल पावर नहीं थी इंडिया में, इससे पहले भी नेवल पावर थी चोला। हाँ, आप ये कह सकते हो कि पहली फॉरेन पावर जिसके पास एक स्ट्रांग नेवी हो, जो समुद्र के रास्ते इंडिया में एंट्री मारी, तो आप पुर्तगीज बोल सकते हो। बट इंडिया में पोर्तुगीज से पहले जो नेवल पावर थी वो थी चोला। फिर मैं जब आपको स्पेक्ट्रम पढ़ा रहा था तो मैंने आपको देखा था कि पोर्तुगीज मॉडर्न, आप कह सकते हो, वॉरफेयर की टेक्निक्स को इंडिया के अंदर लेके आए। तो फील्ड गन्स का इस्तेमाल किया जाने लगा, आर्टिलरी ऑफ द स्टिरअप, इसको मैंने समझा रखा है। ड्रिलिंग ग्रुप्स ऑफ इन्फेंट्री, इन्फेंट्री के काम करने के तरीके बहुत अलग अलग होते हैं। कभी कभी इन्फेंट्रीज क्लोज ऑपरेशन में काम करती हैं, कभी कभी वो बहुत एक्सटेंडेड ऑपरेशंस में काम करती हैं। इन्फेंट्री समझ रहे हैं ना, जो सोल्जर्स का ग्रुप बंदूकें लेके चलता है, फ्रंट लाइन पे फाइटिंग करता है, उसको इन्फेंट्री बोला जाता है। ओके, तो जो ड्रिलिंग ग्रुप्स ऑफ इन्फेंट्री, आर्टिलरी ऑफ द स्टिरअप, फील्ड गन्स, इनको समझाया मैंने बहुत डिटेल में। अभी यहाँ पे समझाने में कम से कम 15-20 मिनट जाएगा, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। अगर आपने स्पेक्ट्रम देखी हो तो आपको पता होगा। अभी इन सब चीज़ों में उतना घुसने की भी जरूरत नहीं, एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। आपको पता होना चाहिए ड्रिलिंग ग्रुप्स ऑफ इन्फेंट्री, आर्टिलरी ऑफ द स्टिरअप, फील्ड गन्स, ये सारी चीजें इंडिया में लेके कौन आया था? पुर्तगीज। बाद में इसको इंडियन रूलर्स जैसे कि मुगलों और दूसरों ने भी अडॉप्ट किया। बाद में फ्रेंच, इंग्लिश, मराठा, सिख सब इसको अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। पुर्तगीज समुंदर में भैया परफेक्ट थे। इनको जो शिप्स थे वो मल्टी डेक्ड शिप्स हुआ करते थे, मतलब नीचे एक डेक है, उसके ऊपर एक और डेक, उसके ऊपर एक और डेक, उसके ऊपर एक और डेक, एक स्टोर रूम है, एक आर्म्स का रूम है, एक खाना बनाने का रूम है, एक सोने का रूम है, एक में इंजन रूम है। तो बहुत ही हाई फाई शिप्स हुआ करते थे इन पोर्तुगीज के। आगे क्वेश्चन पढ़िए, पॉज करके आंसर ढूंढिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। द डच फाउंडेड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम, ये पहला ऑप्शन। दूसरा, द डच एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज ऑन द कोरोमंडल कोस्ट इन गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल एंड बिहार, बट नॉट इन केरला। फिर डच वर नेवर इन्वॉल्व इन ओपन ट्रेड। देखते हैं इसका आंसर क्या है। भाई देखिए, इसका आंसर है बी। बी मतलब आपका 1 और 2। भाई देख लेते हैं कितना सही कितना गलत है। डच की पहली फैक्ट्री थी मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश, 1605 में।
अब आप देखोगे डच ने देश के बहुत अलग अलग भागों में अपने ट्रेडिंग सेंटर सेटअप किए। नागापट्टनम नियर मद्रास में सेटअप किए। ओके, ये नागापट्टनम नियर मद्रास इन्होंने पोर्तुगीज से छीना। साउथ इंडिया में नागापट्टनम नियर मद्रास इनका इंपॉर्टेंट सेंटर बना। कोरोमंडल कोस्ट में बनाया। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार हर जगह बनाया। 1609 में मद्रास के नॉर्थ में पुलिकट में बनाया। फिर सूरत, बिमलीपट्टम, कराईकल, चिंसुरा, बानानगर, कासिम बाजार, बालासोर, पटना, नागपट्टनम, कोचीन, इन हर जगहों पे इनकी फैक्ट्रीज थी। ओके, एक छोटी सी चीज यहां पे गलत हो गई दोस्तों, डच की कोचीन में भी फैक्ट्री थी तो केरला में भी उनकी फैक्ट्री थी, तो देखा जाएगा तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन भी यहां पे गलत हो जाएगा, वन ओनली इसका आंसर होगा। छोटी सी मेरे से गलती हो गई है, क्योंकि केरला में कोचीन में भी इनकी फैक्ट्री थी, डच सेटलमेंट था, तो केरला में भी डच का सेटलमेंट था, तो नॉट केरला नहीं, इंक्लूडिंग केरला होगा। तो डच स्टैब्लिश फैक्ट्रीज इन कोरोमंडल कोस्ट, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार एंड केरला। ठीक है, तो यहां देखा जाए तो आपका ऑप्शन डच नेवर इन्वॉल्व इन ओपन ट्रेड, ओपन ट्रेड की भी बात करते हैं, दूसरा वाला ऑप्शन भी सही नहीं है, पहला ऑप्शन सही हो गया। डच फाउंडेड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम इन आंध्र प्रदेश, ये फैक्ट याद रखिएगा। अभी ओपियम ट्रेड वाला थोड़ा सा एलिमिनेट करना आसान है, क्योंकि इंडिया में दो चीजों का ट्रेड देखो अगर आप, एक तो स्पाइस ट्रेड, दूसरा ओपियम ट्रेड, और कहीं ना कहीं टेक्सटाइल ट्रेड भी आप इसमें इंक्लूड, इन तीनों तरीकों के ट्रेड के लिए इंडिया को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। ठीक है, तो ओपियम, स्पाइस और गारमेंट टेक्सटाइल ट्रेड, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, इंडिगो जो मैन्युफैक्चर होती थी यमुना वैली में, सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, टेक्सटाइल और सिल्क जो मैन्युफैक्चर होता था बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल में। बिहार में साल्ट पेट्रोल और ओपियम और राइस गंगा वैली में जो प्रोड्यूस होता था, इसको ये दूसरी जगह पे ले जाके बेचते थे, और ब्रीच का जो इनका कट था उसे कमाते थे। फिर यहां बात करते हैं बैटल ऑफ हुगली, नवंबर 1759 कब लड़ा गया और किसके किसके बीच में लड़ा गया। नवंबर 1759 में लड़ा गया, किसके किसके बीच लड़ा गया, बहुत ही आसान सवाल है ये लड़ा गया डच के बीच में और इंग्लिश के बीच में। और डच किसके बिहाफ पे लड़ रहे थे, डच लड़ रहे थे मीर जाफर के बिहार पे। देखिए बैटल ऑफ प्लासी में आपको बता चुका हूं, बताने की भी जरूरत नहीं कि कब हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला हार गया, सिराजुद्दौला हार गया, पपेट नवाब को बैठाया गया, पटन नवाब फिर से हटाया गया, दूसरा बैठाया गया, अभी मीर जाफर गद्दी पर बैठा था। मीर जाफर को समझ में आ गया था एक लिमिट से ज्यादा इस ब्रिटिशर्स को मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रांग करना है। तो मीर जाफर ने जो अपना सेंटर था वो पटना शिफ्ट कर दिया, और पटना में अपनी आर्मी को डेवलप करने लगा। उसने डच की ऑफिशियल्स के साथ मिलके ब्रिटिशर्स को हराने की कोशिश की गई। तब हुआ क्या, तब हुआ आपका बैटल ऑफ चुनसुरा, जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ बिदेरा या बैटल ऑफ हुगली। चिंसुरा के पास हुआ ये 25 नवंबर 1759 को। 7 ईयर वॉर्स के दौरान हुआ। एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी तरफ थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल मीर जाफर की आर्मी। आप देखोगे मीर जाफर और डच ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाएंगे। ओके, अब आप देखोगे कि इंडिया, वैसे तो अगर आप यूरोप में देखोगे तो ब्रिटेन और डच रिपब्लिक दे वर नॉट ऑफिशियली एट वॉर, बट यहां पे दोनों आपस में लड़ रहे थे। ब्रिटिश की तरफ से कौन लीड कर रहा था, कोलोनल फ्रांसिस फोर्ड, और उन्होंने डच को हरा दिया। डच फाइनली डिसएंगेज कर जाएंगे। ओके, 24 नवंबर को एक नेवल बैटल भी हुआ ब्रिटिशर्स के बीच में और डच के बीच में, वो भी ये डच हार गए। बैटल ऑफ हुगली नवंबर 1759 में ये सारी एक्टिविटीज हुई थी। इसके बाद जो डच पावर का इन्फ्लुएंस था ना इंडिया में, वो बहुत ज्यादा कम हुआ। अब आप एक इस क्वेश्चन को देखिए और उसके बाद आप ये वाला क्वेश्चन देखिए। इन दोनों क्वेश्चंस को आपने देख लिया होगा। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने बहुत ढंग से आपको समझाया था। कौन सा ऐसा आइलैंड था जिसको किंग चार्ल्स टू को ऐसा डाउरी दे दिया गया था पुर्तगाल के किंग के द्वारा, जब पुर्तगाल के किंग की बेटी की शादी हुई थी, बेटी का नाम था कैथरीन, इनकी शादी हुई थी 1662 में किंग चार्ल्स टू के साथ। भैया पूरा का पूरा बॉम्बे आइलैंड ही दहेज में दे दिया। मैंने पहले बताया था ना, दहेज केवल इंडिया में नहीं चलता था, यूरोप में भी चलता था। और दहेज प्रथा तो भैया औकात के हिसाब से चलती, तो इनकी औकात ज्यादा थी, तो पूरा का पूरा आइलैंड ही दे दिया। ओके, 21 मई 1662 को चार्ल्स टू ऑफ इंग्लैंड और कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, जो कि किंग जॉन 4 की डॉटर थी, ये पुर्तगाल के किंग थे, तो इसकी खुशी में पुर्तगाल वालों ने पूरा का पूरा बॉम्बे आइलैंड ही दे दिया, किसको, आपका इंग्लैंड को। और अंग्रेज के राजा किंग ने ये जो आइलैंड था
वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया लीज पे। अभी कितने की लीज पे दिया इसको भी बात करेंगे। अब इस क्वेश्चन को भी आपने पढ़ लिया होगा। चार ऑप्शंस देख लीजिए। एंग्लो डच कॉम्प्रोमाइज फॉलोइंग द बैटल ऑफ हगली। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स हेल्प्ड द इंग्लिश टू गेट रिड ऑफ पोर्तुगीज एंड डच व्हेन दे केम टू इंडिया। यानी किस किस तरीके से अंग्रेजों को मदद मिली पुर्तगीज और डच को इंडिया से बाहर ढकेलने में। एक तो जो एंग्लो डच कॉम्प्रोमाइज हुआ बैटल ऑफ हुगली के बाद, दूसरा बॉम्बे को हेडक्वार्टर बनाया गया, पहले हेडक्वार्टर था सूरत, फिर बॉम्बे को हराया गया 1687 में, तीसरा कॉमर्शियल ट्रीटी विद द मुगल एम्परर। यहां पे आंसर निकल के आता है बी 1 एंड 2। क्या बोला जा रहा है, 1615 में सर थॉमस रे आए इंडिया में, ठीक है। ये एम्बेसडर थे जेम्स वन, जो कि राजा थे इंग्लैंड के। जहांगीर के कोर्ट में आए थे, ये जहांगीर के कोर्ट में रहे फरवरी 1619 तक। शुरुआत में ये मुगल एम्परर के साथ कॉमर्शियल ट्रीटी तो नहीं कर पाए प्रॉपर, लेकिन इन्होंने बहुत सारे प्रिविलेजेस ले लिए मुगल एम्परर से। तो आप देखो यहां पे द कॉमर्शियल ट्रीटी विद द मुगल एम्परर, कॉमर्शियल ट्रीटी विद द मुगल एम्परर हो ही नहीं पाई 1615 में, तो ऑप्शन 3 यहां पे हो जाता है गलत। फिर आप देखोगे इंग्लिश कंपनी जब इंडिया में घुसेगी ना, इंग्लिश कंपनी के लिए चीजें यहां पे आसान थी नहीं, क्योंकि इंग्लिश कंपनी के सामने चैलेंज था पोर्तुगीज की तरफ से भी और डच की तरफ से भी, और इन सारे चैलेंजेस को धीरे धीरे करके इन्होंने डील किया। यहां पे किंग ऑफ पुर्तगाल के थ्रू जो इनको बॉम्बे आइलैंड मिला, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, और इंग्लैंड के राजा ने ये बॉम्बे आइलैंड 10 पाउंड के एनुअल पेमेंट पे ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पे दे दिया 1668। 10 पाउंड मतलब 1000 रुपए में उस समय पे पूरा का पूरा बॉम्बे का आइलैंड मिल गया लीज पे, किराए पे, ठीक है। तो अब आप देखोगे बॉम्बे वॉज मेड द हेडक्वार्टर्स बाय शिफ्टिंग द सीट ऑफ द वेस्टर्न प्रेसिडेंसी फ्रॉम सूरत टू बॉम्बे इन 1687। अभी क्या था, ये जो सूरत का पोर्ट था, इस सूरत के पोर्ट के लेके प्रॉब्लम्स चल रही थी पोर्तुगीज के बीच में, अंग्रेजों के बीच में। तो अंग्रेजों ने क्या किया, सूरत से अपने पोर्ट को बॉम्बे शिफ्ट कर लिया। अभी सूरत से बॉम्बे शिफ्ट होने की बहुत सी वजहें थी, इन वजहों को मैंने डिटेल में स्पेक्ट्रम में समझाया है। इसकी वजह से जो न्यूक्लियस ऑफ एक्टिविटीज था अंग्रेजों का, वो कहां शिफ्ट कर गया, बॉम्बे में। तो बॉम्बे में शिफ्ट होने की वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंटरफेरेंस था पोर्तुगीज की तरफ से वो कम हुआ, ठीक है। फिर डच के साथ ये जो बैटल ऑफ हुगली हुआ था उसमें डच को हरा दिया था, तो अंग्रेज और डच के बीच में एक तरीके का पीस एग्रीमेंट सा हो गया था, एक कॉम्प्रोमाइज सा हो गया, तो इसके बीच में लड़ाई हो गई। तो सूरत से बॉम्बे जाने में पोर्तुगीज के साथ थोड़ी लड़ाई कम हुई, प्लस वो जो राजा और महारानियों की शादी थी उसकी वजह से भी कुछ चीजें अच्छी हुई, और एंग्लो डच कॉम्प्रोमाइज हुआ बैटल ऑफ हुगली के बाद। तो इन दोनों चीजों की वजह से अंग्रेजों को जो इंटरफेरेंस मिल रहा था ना आपका पोर्तुगीज और डच की वजह से, वो काफी कम हो गया। कॉमर्शियल ट्रीटी तो मुगल एम्परर के साथ साइन ही नहीं हुई थॉमस रो की। फाइनल सवाल आप पढ़ लीजिए। 1715 के फरुखसियर के, अब सॉरी मैंने इसका आंसर ही बता दिया, फरुखसियर के फरमान के बारे में यहां पे बात हो रही है। क्वेश्चन ये है कि 1715 में मुगल एम्परर फरुखसियर ने एक फरमान इशू किया, और इस फरमान में यह बोला गया कि भैया जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी कॉइन्स मिंट कर रही है बॉम्बे में, वो थ्रू आउट द मुगल एम्पायर बनेंगे। देखिए इस फरमान के थ्रू बहुत कुछ दिया गया था अंग्रेजों को। फरुखसियर के कोर्ट में 1715 में एक इंग्लिश मिशन आया, इसके हेड कौन थे, जॉन सरनाम। इन्होंने फरुखसियर से 3 फरमान जीते, और उसमें उन फरमानों के चलते बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिविलेजेस मिल गए इनको। इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। क्या बोला गया कि बंगाल में कंपनी के कितने भी इंपोर्ट हो, कितने भी एक्सपोर्ट हो, उसके लिए इनको सिर्फ एनुअली 3000 रुपए देने मुगल एम्परर को, उसके बदले जितनी भी कस्टम ड्यूटीज है सब माफ हो जाएंगी इनकी। फिर कंपनी को पावर दे दी गई दस्तक इशू करने की। दस्तक मतलब कि जो दूसरे प्राइवेट ट्रेडर्स हैं वो इनके इलाके में ट्रेडिंग करेंगे या नहीं करेंगे, उसके लिए दस्तक इशू करेगा, और ये कौन इशू करेगा, मुगल एम्परर नहीं, कंपनी इशू करेगी। कलकत्ता के आसपास की जो लैंड है उनको रेंट पे ले सकती थी कंपनी, या किसी और को रेंट पे दे सकती थी, उससे पैसा उठा सकती थी। चूंकि एक लमसम अमाउंट ये मुगल एम्परर को दे चुके थे, तो मुगल एम्परर इनके काम में इंटरफेरेंस नहीं करता था। हैदराबाद में भी कंपनी को बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। हैदराबाद का रेंट नहीं देना पड़ता था इनको, केवल मद्रास का रेंट देना पड़ता था, तो हैदराबाद में जो ट्रेडिंग राइट्स थे बहुत ज्यादा ही मिल गए, जिसमें पैसे के चलते बहुत फायदा मिल रहा था। सूरत में भी ये 10,000 रुपए सालाना देते थे, और उनको किसी भी तरीके की ड्यूटी नहीं देनी थी। और जो भी ये क्वाइन मिंट करते थे अंग्रेज, उस क्वाइन की एप्लीकेबिलिटी पूरे मुगल एम्पायर में थी। बात यह हो गई दोस्तों कि जो चीजें अंग्रेज कर रहे थे ना, उन चीजों का आइडिया मुगल एम्परर्स को और बाकी राजाओं को था नहीं।
अंग्रेज समझ पा रहे थे कि मॉडर्न इकोनॉमी क्या होती है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट के क्या फायदे हैं। ये कभी भी उस समय के जो मुगल एम्परर और दूसरे रूलर्स नहीं समझ पा रहे थे, या उनके अंदर काबिलियत नहीं थी, या वो अपनी पेटी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे, जो भी वजह रही हो, इसलिए अंग्रेजों को मौका मिला कि वो इस हद तक इंडिया की लोकल पॉलिटिक्स में घुस जाए। तो ये था दोस्तों वीडियो। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हो। अपने व्यू पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट।